हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछले प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इस टॉपिक में से एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आया ही आया है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो चलिए, आज हम बिना देरी किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम क्योटो प्रोटोकॉल कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तथा ये किस किसके लिए बना है, तथा ये इसका क्या कार्य है। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि हम उन सभी बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं जो एक ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, किसी भी रीज़न के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी और भी कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे। उनके लिए यह इस चैनल का मेन मकसद यही है कि गरीब बच्चों और जो ऐसे बच्चे जो किसी भी ट्यूशन या इंस्टीट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ही बनाया गया है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या यदि आप और अपना बेसिक नॉलेज इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे एवरी डे एक से दो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC that commits state party to reduce greenhouse emission based on scientific consensus that part 1 global warming is occurring and part 2 that human made CO2 emission are driving. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan in 11th December 1970 and entered in force 16 February 2005. There were 190 पार्टी। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, जो 1992 में जापान के एक शहर क्योटो में एक एग्रीमेंट साइन गया UNFCCC या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि हम किस तरह अपने क्लाइमेट को, अपने पर्यावरण को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह 11 दिसंबर 1997 को एंटर्ड हुआ, लेकिन जो फोर्स में आया वो कब आया, 2005 को आया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब एंटर हुआ और फोर्स में कब आया। ये देखिए दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को एक एग्रीमेंट साइन किया। कितने लोगों ने, यूरोपीय यूनियन,
और यूएसए, कनाडा, जर्मनी और जो डेवलप कंट्री थी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया तथा इसमें यह शर्त रखी गई कि जिस दिन भी इस एग्रीमेंट को 55 पार्टीज 55 देश साइन कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, उस दिन से हम इसे लागू करेंगे। तो 11 दिसंबर 1997 को कुछ देशों के समूह ने इस एग्रीमेंट पे साइन किए, लेकिन उस समय 55 देश नहीं हुए थे। इसलिए जब फोर्स में आया, फोर्स में कब आया? 16 फरवरी 2005 को। तो आई होप अब आपको पता चल गया हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तथा ये किस लिए बनाया गया। इसका जो मेन एम है, मेन कार्य है, ये यही है। द मेन गोल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल इज कंट्रोल एमिशन ऑफ मैन anthropogenic human emitted greenhouse gases in way that reflect underlying national difference in GHG emission, wealth and capacity to make the reduction. The treaty follow the main principle agree in the original 1992 UN Framework Convention. इसका जो मेन पर्पस था, मेन एम था, यही था कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते तथा किस तरह से ये जो हानिकारक गैस से हमारे पर्यावरण में मिलकर हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही, नुकसान पहुंचा रहे, किस तरह से इससे हम रोका जाए। यह कन्वेंशन का मेन मकसद यही था कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा, हालांकि ये जो कन्वेंशन हुआ था यह इसी सीरीज का तीसरा कन्वेंशन था। इससे पहले 2 और कन्वेंशन हो चुके थे। एक 1992 द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज हेल्ड इन रियो द जेनेरो इज रिजल्ट इन द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अमॉन्ग अदर एग्रीमेंट। एक ऐसा ही एग्रीमेंट 1992 में और हुआ था, रियो द जेनेरो। आपको पता है रियो द जेनेरो क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको। रियो द जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है, यानी ब्राज़ील की एक कैपिटल है। 1992 में यहाँ ऐसा ही एक एग्रीमेंट और हुआ था, लेकिन ये उतना फेमस नहीं हो पाया। इसके कुछ और रीज़न होंगे। और एक एग्रीमेंट और आया 1995 में। पार्टीज टू द UNFC मीट इन बर्लिन। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप ऑफ द UNFCC स्पेसिफिक टारगेट ऑन इमिशन। ये जो बैठक होती है इसे हम कोप की बैठक भी कहते हैं। तो ऐसा ही एक सम्मेलन पहला तो 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, दूसरा ऐसा ही सम्मेलन कहाँ हुआ? बर्लिन। बर्लिन से आपको पता हो बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। और ये 2 कन्वेंशन होने के बाद 1997 में एक और कन्वेंशन हुआ जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यह इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा प्रोटोकॉल है जो लगभग पूरी तरह से कामयाब हुआ। इसलिए ये वर्ल्ड फेमस, बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के तहत यह एम रखा गया है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जिन्होंने अपना विकास कर लिया, जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यूके, ये जो देश हैं ये अपने कार्बन उत्सर्जन को किसी तरह से भी कम करेंगे। क्योंकि ये जो डेवलप कंट्री है इन्होंने डेवलप करने में बहुत ही कार्बन उत्सर्जन किया, जिससे हमारा पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। तो इस एग्रीमेंट का मेन रीज़न यही था कि जो डेवलप कंट्री हैं वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे पेनल्टी लगाया जाएगा तथा उन्हें बैन भी किया जा सकता है। इसीलिए यह ट्रीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह दुनिया का ऐसा पहला एग्रीमेंट है, पहला ट्रीटी है जो पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब हुआ है। तो अब आपको यह पता चल गया कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है।
ये कहाँ इस्टेब्लिश हुआ तथा इसका मेन गोल क्या है। तो चलिए अब हम आगे ही पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या क्या इसकी। देखिए दोस्तों, इस ट्रीटी का मेन मकसद यही था। आर्टिकल 2 में, इस ट्रीटी का आर्टिकल 2 में लिखा है, द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू 6 ग्रीन हाउस गैसेस लिस्टेड इन एनेक्स 1, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स perfluorocarbon PFC एंड सल्फर हेक्सोफ्लोराइड SF6। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने इन 6 गैसों पे, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक है, इन 6 गैसों के उत्सर्जन को किसी भी हाल में कम करना। और इस प्रोटोकॉल का सबसे मेन पॉइंट यह था जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो ये है कि इसने डेवलप कंट्री, जो देश अपना विकास कर चुके हैं तथा जिन्होंने बहुत मात्रा में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने अपने डेवलप के लिए जी भर के कोयला जलाया है, फॉसिल फ्यूल जलाया है, वनों की कटाई करी है, जंगलें साफ़ करे हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में ये 6 गैस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये 6 गैस इतनी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करा है कि जिससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल लगभग नष्ट हो गया, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो यह ट्रीटी का मेन मकसद यही था, इस ट्रीटी का मेन मकसद यही था किसी भी तरह से इन 6 गैसों का उत्सर्जन कम करना तथा हमारे पर्यावरण को स्वस्थ करना। इन 6 गैसों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे आज के टाइम में सामने आ रहे हैं। इन गैसों की वजह से हमारा ओजोन लेयर भी क्षति हो रहा है, जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों का कारण बन रहा है। इस ट्रीटी के कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिन पे हम नज़र डालते हैं। इस ट्रीटी में ये कहा गया था, अफ्रीकन रीजन एग्रीगेट एमिशन वेयर 1.6 बिलियन टन विद पर कैपिटा एमिशन ऑफ 2.4 टन। देखिए, इस ट्रीटी ने ये कहा जो अफ्रीकन कंट्री है वो लगभग बहुत ही गरीब कंट्री है तथा उन्होंने अपना विकास नहीं करा है, इसलिए वो 2.4 टन ही कार्बन उत्सर्जन कर 1.6 बिलियन टन में से पर कैपिटा एमिशन 2.4 टन ही कार्बन उत्सर्जन करे। तो ये इन देशों को बिल्कुल नीचे रखा गया है, क्योंकि ये इनका जो कार्बन उत्सर्जन है वो लगभग न्यूट्रल है या माइनस में है। आगे चलते हैं, और हमारे जो एशिया पैसिफिक रीजन में है वो 7.9 बिलियन टन विद पर कैपिटा एमिशन ऑफ 2.6 टन। और जो एशिया पैसिफिक के देश हैं जिसमें हम भारत भी आता है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, ये देश आते हैं, इन्हें ऊपर कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये अभी विकासशील हैं, ये अभी विकास कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कर रहे हैं जिस वजह से हमारा पर्यावरण ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो इन्हें मिडिल बीच में रखा गया। और जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं वो हैं ये द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन एग्रीगेट एमिशन वे 2 बिलियन टन्स विद पर कैपिटा एमिशन 4.6 टन। और ये जो डेवलप कंट्री है, ख़ास तौर पे यूरोपीय कंट्री और अमेरिका की कंट्री जिन्होंने अपना विकास कर रखा है, ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इस प्रोटोकॉल का मेन एम यही है कि किसी भी तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा हमारा अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना तथा
इसे लंबे समय तक अच्छा रखना, क्योंकि यदि इन गैसों के उत्सर्जन पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन गैसों की वजह से ही आज ये खतरनाक बीमारियां हमारे सामने देखने को मिल रही हैं तथा हमारा पर्यावरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस प्रोटोकॉल का मेन मकसद यही है कि किसी भी तरह से ये जो इस ट्रीटी का, देखिए दोस्तों, ये जो ट्रीटी है इसका जो मेन एम है, मेन मकसद ये है, इसने फोर्स करा है डेवलप कंट्री पे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करा है। तो इस ट्रीटी का मेन मकसद यही है कि इन देशों पर प्रतिबंध लगाना तथा इन्हें फोर्स करना कि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करे। इस ट्रीटी ने प्रत्येक देश को एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि आपको इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है और नेक्स्ट ईयर आपको इससे भी कम कार्बन उत्सर्जन करना है। तो यदि कोई भी देश इस ट्रीटी का उल्लंघन करता है तथा तय की गए टारगेट से अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है तो उस पर पेनल्टी लगती है या फिर उसे एक और बड़ा टारगेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस बार किसी भी देश को 4% कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य दिया गया, टारगेट दिया गया, लेकिन वह देश इस लक्ष्य को से ज़्यादा या उसने 6% कार्बन उत्सर्जन कर लिया, यानी 2% ज़्यादा कर लिया। तो अब इस ट्रीटी के तहत उसे जो अगला टारगेट दिया जाएगा 4% तो दिया ही जाएगा, प्लस वो जो 2% उसने ज़्यादा करा है उसमें 1.4% और ज़्यादा बढ़ाकर उसे लगभग नेक्स्ट ईयर जो टारगेट दिया जाएगा वो 7% का दिया जाएगा कि वह अगले ईयर 7% से भी कम कार्बन उत्सर्जन करे। देखिए दोस्तों, यह ट्रीटी मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसने पूरी तरह से डेवलप कंट्री पे फोकस करा तथा उन्हें हर बार वार्निंग दी है कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम करिए, अन्यथा आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी तथा और सैंक्शन भी लगाया जाएगा। तो आई होप अब आपको यह पता चल गया होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह कार्य करता है तथा इसके मेन कार्य क्या हैं। देखिए दोस्तों, यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए तथा 1 से 2 बार देखने के बाद आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि यह क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह कैसे कार्य करता है। और आप इस वीडियो से डेफिनेटली 101% हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी है। तो आई होप अब आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर करें। तो मैं अब यह आशा करता हूँ कि यदि इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या रियल लाइफ में आता है तो आप उसका आंसर 101% कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है, किसी भी तरह से आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाना तथा आपके करियर को उज्जवल बनाना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके तथा जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो एक
संजीवनी बूटी का काम करेगी। इस टॉपिक से इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा। यदि फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।